हर इंसान कभी न कभी मार्शल मास्टर बनने का सपना देखता है। न्याय और वफादारी का पालन करना, हीरो बनकर दुनिया की सैर करना, यही उनका ख्वाब होता है। उनका अंदाज आम इंसानों से बिल्कुल अलग था। हर कोई ऐसी जिंदगी चाहता था, लेकिन सबको नसीब नहीं होती थी। इसी वजह से लड़के अक्सर इसके बारे में और भी ज्यादा सपने देखते थे। एक युवा लोहे को हथौड़े से पीटे हुए नजर आता है। वह लगातार मेहनत करता है जब तक कि उसकी रचना पूरी नहीं हो जाती। जो उसने बनाया वह दरअसल एक सेट एक्यूपंक्चर नीडल्स था। उसने उन सुइयों को एक ग्राहक को सौंपते हुए कहा, ये वही नीडल्स हैं जो आपने मंगवाए थे। ये नौजवान था तांग मुजैन, एक युवा वैद्य। कहानी कहती है, यही वो आवाज थी जो किसी लड़के के सपनों को जगा सकती थी और उसे हीरो बना सकती थी। सुइयां लेने वाले व्यक्ति ने ध्यान से उन्हें देखा और फिर अचानक तांग से पूछा, क्या तुम सच में वैद्य हो? तांग ने हामी भरी। तभी उस आदमी ने अनपेक्षित रूप से कहा, मुझे अपना शिष्य बना लो। यह सुनकर तांग हैरान रह गया। उसी दिन से उसकी जिंदगी की आवाज बदल गई। फिर कहानी कुछ महीने पहले लौटती है। एक शांत सुबह का दृश्य दिखाया जाता है, जहां वैद्य की जिंदगी सिर्फ स्क्रॉल कॉपी करने, सुबह होने से पहले तैयारी करने और मरीजों के इंतजाम करने में बीती थी। यही खामोशी उसके पिता की कला को निखार चुकी थी। मुजैन सोचता था, क्या वह भी कभी अपने पिता जैसा महान बन पाएगा? इसके बाद वह जड़ी बूटियां इकट्ठा करने बाहर भागता है। रास्ते में लोगों को मुस्कुराकर नमस्ते करता है। तभी अचानक वह एक अजनबी से टकरा जाता है। वह आदमी गुस्से में चिल्लाता है, कहाँ देखकर चल रहे हो? डर के मारे मुजैन तुरंत माफी मांग लेता है और अपनी गलती मान लेता है। मगर वह आदमी बेरहमी से हंसता है और कहता है, तुझे तो तमीज सिखानी पड़ेगी। फिर वह मुजैन को बेरहमी से पीट देता है। नरेशन याद दिलाता है, उस वक्त भी मुजैन का सपना हीरो बनने का ही था। बाद में मुजैन अपने दो दोस्तों के साथ दिखता है। उसका चेहरा चोटों से भरा था। दोस्तों ने उसे देखते ही हंसना शुरू कर दिया। उनमें से एक, जोंगुआक, जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का काम करता था। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे दूसरी आंख पर भी मुक्का खिला लेना चाहिए था। दोनों आंखों का रंग तो मैच हो जाता। जोंग लगातार चिढ़ाता रहा, चाहे तो मैं तुझे दूसरी आंख पर भी मार दूं। गुस्से में आकर मुजैन ने पलटवार किया और दोनों की लड़ाई हो गई। आखिर में दोनों थक गए और भूख से परेशान होने लगे। तभी जोंग ने कहा, कुछ अच्छा खाना है? मुजैन ने हामी भरी। जोंग ने जेब से एक मशरूम निकाला। पहले तो मुजैन हैरान रह गया, फिर तुरंत गुस्से में बोला, तू अभी भी मजाक कर रहा है क्या? जोंग ने मुजैन को डांटते हुए कहा, तुझे पता ही नहीं कब रुकना चाहिए। फिर जल्दी जल्दी समझाने लगा कि यह मशरूम कोई साधारण चीज नहीं बल्कि बेहद कीमती है। एक ऐसा मशरूम जो इंसान को खास सपनों का अनुभव करा सकता है। मुजैन हैरान रह गया। जोंग ने गर्व से कहा, इस मशरूम से तो कोई राजा ओंग का राजा बन सकता है, या फिर दिव्य साधु तक। बिना उसकी अनुमति लिए जोंग ने मशरूम मुजैन के मुंह में ठूस दिया। उसने समझाया कि पिछली बार जब उसने इसे खाया था तो उसने खुद को सर्वोच्च मार्शल आर्टिस्ट के रूप में देखा था। उस सपने में उसने किंग संप्रदाय के 100 योद्धाओं से लड़ाई की थी और हर अनुभव इतना असली लगा था मानो सच में हो रहा हो। उसने भरोसा दिलाया कि इस मशरूम का जहर शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। यह सुनकर मुजैन लालच में आ गया और पूरा मशरूम ही निकल गया। जो हक्का बक्का रह गया। पागल, पूरा क्यों खा लिया? मुजैन ने शांति से कहा, अगर एक निवाला मुझे ऐसा अनुभव दे सकता है कि मैं तलवार और शरीर को एक कर दूं, तो पूरा खाने से मैं तो खुद तलवारों का स्वामी बन जाऊंगा। जोंग झुंझलाकर बोला, इतनी जल्दी असर शुरू नहीं होना चाहिए था। याद रखना, ये तुम्हारा शरीर है, कुछ भी हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन मुझे आत्मविश्वास से बोला, मैं वैद्य हूं, मुझे पता है ये कितना सुरक्षित है। जोंग हंसकर बोला, तुझे वैद्य होना नहीं आता। फिर उसने कहा, अब जल्दी ही असर दिखेगा, इंतजार कर। कुछ ही देर बाद मुजैन के मुंह से झाग निकलने लगा। वह बार बार बड़बड़ाने लगा, मैं वैद्य हूं, मैं वैद्य हूं। और तभी उसकी चेतना बदलने लगी। उसने महसूस किया जैसे चिंगारियां उसकी त्वचा पर तितलियों की तरह नाच रही हों। उसने खुद को कहते सुना, मैं तांग मुजैन हूं, जिसने पूरी जिंदगी लोहे को हथौड़े से गरा है। हर पहली चोट की चिंगारी मेरे लिए चमत्कार है। लेकिन तभी एक और आदमी लोहे को पीटते हुए नजर आया। वह अचानक उलझन में पड़ गया। क्या मैं तांग मुजैन हूं? फिर खुद को सुधारा, नहीं, मैं हूं ओ ये जी, आसमानों के नीचे अद्वितीय लोहार। वह सोचने लगा, अभी अभी मैंने खुद को वैद्य क्यों सपना लिया। थकान मानकर उसने उसे झटक दिया और संकल्प लिया। उसे यू के राजा ने 5 महान तलवारें गढ़ने का आदेश दिया था। उसने कसम खाई, मैं ओ ये जी अपने जीवन का सबसे बड़ा कार्य इन्हें समर्पित करता हूँ। उन 5 तलवारों के नाम प्रकट हुए, जिनलू, जुक, शनाया, यूचोंग और चोंजुल। कहा गया कि ये 5 महान तलवारें जो स्वर्ग और मानव की संयुक्त इच्छा से 20 वर्षों तक गढ़ी गई,
मानवता के सपनों और स्वर्ग की इच्छा की पराकाष्ठा थी। और फिर दृश्य स्वर्ग में बदल गया, जहां देवता अमरता का जश्न मना रहे थे। उन्होंने दिव्य पीच वाइन उड़ेलकर अपने नए अमर का स्वागत किया। स्वर्ग में देवता ओ ये जी के लिए जश्न मना रहे थे। वे चिल्ला रहे थे, आज का दिन महान है क्योंकि वह स्वर्गलोक पहुंच चुका है। उत्साह में एक अमर ने गलती से दिव्य मदिरा उस पर गिरा दी और दृश्य अचानक कट गया। अगला दृश्य तांग मुजेन जमीन पर बेहोश पड़ा था। एक क्रोधित व्यक्ति गर्ज कर बोला, यही है चिंगडू का सबसे श्रेष्ठ वैद्य। मैंने गवर्नर की सिफारिश पर भरोसा किया और अब यह डोंगी मेरे सामने बेहोश पड़ा है। जो वैद्य सही तरीके से एक्यूपंक्चर भी न कर पाए उसे तुरंत संन्यास लेना चाहिए। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चला गया। पीछे खड़ा जोंग मुंह बनाकर उसकी नकल करने लगा और बड़बड़ाया, ये अफसर भी ना सब घमंडी मूर्ख ही होते हैं। मुझे समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ हुआ क्या। जोंग ने समझाया, सूरज ढल चुका है, तू मशरूम खाकर लगातार बकवास करता रहा और अचानक क्लिनिक लौटने की जिद करने लगा। ये तो चमत्कार है कि हम बिना किसी मुसीबत के घर पहुंच गए। उसने चेतावनी दी, इस मशरूम का जिक्र किसी वैद्य से मत करना, और गुस्से में चला गया। मुझे बेचैन हो उठा। उसकी यादें धुंधली थीं। वह सोचने लगा, क्या यह सब सच था या सिर्फ सपना। आखिरकार घर पहुंचकर उसने पिता से देर से आने की माफी मांगी। पिता ने उसे स्नेह से गले लगाया, लेकिन अब भी कांपते हुए मुजेन ने पूछा, वो आदमी कौन था जो गुस्से में यहां से चला गया। पिता ने बताया, वही सरकारी अधिकारी था। इसी दौरान मुजेन की नजर उन सुइयों पर पड़ी और अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठा। दबाव इतना बढ़ गया कि सहना मुश्किल हो गया। उस दर्द की लहरों के बीच एक अजीब सी भावना जन्मी। क्या यह हताशा थी? पर किस लिए यह समझ ही नहीं आ रहा था। लाइचोंग ने बेटे को तड़पते देखा और चिंतित होकर पूछा, सिर दर्द कर रहा है? मुजेन ने खुद को संभालने की कोशिश की और झूठ कहा, नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उस अधिकारी का ख्याल अभी उसके मन को कचोट रहा था। उसने फिर पूछा, वो आदमी कौन था? पिता ने समझाया, वह गवर्नर का सैनी परिचर था। उसने शिकायत की कि मेरी एक्यूपंक्चर की सुइयां बहुत मोटी हैं और दर्द देती हैं। मुजेन चौंक गया, लेकिन मैंने तो आज सुबह इन्हें खुद पर आजमाया था। तब पिता ने अपनी सुइयां दिखाई और बोले, ये नई सुइयां 2 हफ्ते पहले खरीदी थी क्योंकि पुरानी मुड़ गई थी। जरा ध्यान से देख। मुजेन ने सुइयां उठाकर देखा। अचानक उसके भीतर बेचैनी की एक और लहर दौड़ी। उसे महसूस हुआ, इन सुइयों से कोई आवाज निकल रही है। एक आवाज जो सुबह नहीं थी। दबाव और बढ़ा, दिमाग धुंधला होने लगा। पिता बार बार पूछ रहे थे, क्या हुआ? लेकिन मुजेन का शरीर कांपने लगा। सिरदर्द और सर्दी जैसे झटके से वह बेहाल हो गया। लाइचोंग ने नतीजा निकाला, तुम्हें जुकाम हो गया है। लेकिन मुजेन चीख पड़ा, नहीं, ये बहुत शोर कर रही हैं, बहुत ज्यादा। पिता ने उसे शांत करने के लिए दवा बनाने की बात कही, लेकिन मुजेन ने अचानक उनकी कलाई पकड़ ली और सुइयां छीन ली। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, एक चिंगारी जैसी पहले कभी नहीं जली थी। उसने अपने दिल में घोषणा की, यही है वो ध्वनि जो नायकों को जगाती है, यही वही आवाज जो उसने उस दिन सुनी थी। अगले दृश्य में मुजिन बाजार से गुजरता दिखा। उसके हाथ में 2 सुइयां थी, एक पुरानी और एक नई। चेहरे पर उलझन और खींच का बोझ साफ छलक रहा था। वह सोच रहा था, कल तक मैं ये तक नहीं पहचान पाता कि कौन सी चीज घटिया है, पर अब नजर पड़ते ही समझ आता हूँ और हर घटिया चीज मुझे चुभने लगती है। उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी थी, मानो ये अजीब शक्ति उसके भीतर कुछ तोड़ रही हो। उस नई जागरूकता ने उसे भीतर तक बेचैन कर दिया, मानो हर चीज उसे काट रही हो, चैन छीन रही हो। थका हारा उसने अपनी नजर हाथ में थामी पुरानी सुई पर डाली। चेहरे पर अचानक एक अलग ही भाव उभरा। इस उथल पुथल के बीच बस उस सुई को देखते ही उसके मन को शांति मिली। वह सोचने लगा, ये सिचुआन का गर्व है, लोहार सुख की अद्वितीय कला का नतीजा। एक हल्की सी खुशी उसके दिल में उठी। उसने उस सुई को आदर से थामा, मानो किसी खजाने को छू रहा हो। लेकिन तुरंत ही एक सवाल ने उसकी नींद उड़ा दी, ये सब मुझे पता कैसे? अचानक मुझे ये जान आया कहाँ से? उसकी नजर अब नई सुई पर गई और बेचैनी लौट आई। वह भी शायद लोहार सुख की बनी थी, लेकिन उसमें कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसने उसके मन में डर और शंका दोनों पैदा कर दी। दृश्य बदला। मुजेन एक तलवारों की दुकान में दाखिल हुआ। रोशनी में चमकती कतारों में सजी तलवारें उसकी आंखों को चकाचौंध कर रही थीं। हर एक की बनावट, हर धार की चमक उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसकी झुंझलाहट पल भर में गायब हो गई। उत्साह ने जगह ले ली। वह विस्मय में डूबकर तलवारों को निहारने लगा। फिर उसकी नजर एक तलवार पर अटक गई। जैसे ही उसने उसे हाथ में थामा, उसकी सारी बेचैनी गायब हो गई। मन में शांति और आश्चर्य भर गया। उसकी बनावट देखकर साफ था, यह भी लोहार सुख की ही कारीगरी थी, लेकिन इसमें सुख की कला का एक नया सूक्ष्म परिवर्तन झलक रहा था। मुझे इन उसकी खूबसूरती पर मंत्रमुग्ध हो गया।
बाजार के लोग अब अजीब नज़रों से उसकी ओर देखने लगे, क्योंकि मुझे अचानक जुनून में तलवार पर टूट पड़ा था। वह उसे कसकर पकड़े खड़ा था, मानो कोई दिव्य वस्तु हाथ लग गई हो। तलवार को देखते हुए उसके मन में एक पुराना सपना उभरा, वही सपना जिसमें उसने ओ ये जी को देखा था। मुझे ने सोचा, क्या वही सपना मुझे ये शक्ति दे गया? क्या अब मैं सच में लोहार सुख की कला को एक नज़र में पहचान सकता हूँ? उसके मन में यह सवाल गूंज रहा था, क्या वह सपना सिर्फ सपना था, या फिर एक ऐसी हकीकत जिसने मुझे नई नज़र बख्शी? लेकिन ऐसे ख्याल उसे परेशान कर रहे थे, क्योंकि सपना तो सिर्फ सपना होना चाहिए था। सपने से लोहार की कला सीख लेना, यह कैसे मुमकिन हो सकता है? संदेह दूर करने के लिए मुझे ने ठान लिया। वह सीधा दुकान के भीतर चला गया। अब उसे असलियत खुद लोहार सुख से जाननी थी। अंदर पहुंचते ही एक भारी आवाज गूंजी। गुस्से से भरा एक आदमी उस पर चिल्लाया। वह था सुख जयसुंग, लोहार सुख का बेटा। उसने आरोप लगाया, तुम्हें मेरी बनाई सुई पसंद नहीं आई, है ना? हाँ, मैं अपने पिता जितना महान नहीं, लेकिन 20 साल से मैं धौंकनी के सामने खड़ा हूं। मुझे किसी नौसिखिए की तरह मत समझना। मुझे उस गुस्से से घबरा गया, जल्दी से सफाई दी। नहीं, मैंने कभी तुम्हारी कला पर शक नहीं किया। लेकिन मन ही मन उसे सच्चाई समझ आ गई। महान लोहार सुख अब सेवानिवृत्त हो चुका था और पीछे बस कुछ अनमोल रचनाएं छोड़ गया था। वह नई सुई दरअसल जैसोंग की ही बनाई हुई थी। फिर भी जैसोंग का गुस्सा कम न हुआ। उसने जुझुलाकर कबूल किया, अपने पिता का नाम जोना ही सबसे बड़ा बोझ है। अब तो लोग मेरी बनाई चीजों का मजाक तक उड़ाने लगे हैं। फिर उसने चुनौती दी, अगर सच में इतना जान है तो यहाँ रखी तलवारों में मेरे पिता का काम पहचान कर दिखाओ। बताओ, मुझ में और उनमें फर्क कहाँ है? जैसोंग मन ही मन सोच रहा था, ये लड़का कभी नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि आम लोगों के लिए सब तलवारें एक जैसी होती हैं। लेकिन अगले ही पल मुझेन ने बिना झिझक 2 तलवारें उठा ली और शांत स्वर में बोला, यही दोनों तुम्हारे पिता की बनाई हैं। जैसों के कदम जैसे जमीन से चिपक गए। उसके विचार वहीं थम गए। ये कैसे मुमकिन है? उसने झट से मेरे पिता का काम पहचान लिया। वाकई फर्क कितना बड़ा था? वह बुदबुदाया, अधिकतर लोग इन तलवारों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि इनका डिजाइन बहुत साधारण है, लेकिन तुम्हारी नज़र बेहद पैनी है। मुझे इनने अंदर ही अंदर सिर हिलाया। उसे पहले से ही यकीन था, क्योंकि अगर वह गलत साबित होता तो जैसोंग उसे बेइज्जत करने का मौका कभी न छोड़ता। उस पल ने मुझे इनको यकीन दिला दिया। ओ ये जी का सपना साधारण सपना नहीं था। जैसोंग भी दंग रह गया। उसने मान लिया कि उसने मुझे इनको गलत समझा था। वो उसे सिर्फ नकलीला ग्राहक समझ बैठा था। लेकिन अब सच्चाई सामने थी। मुझे ने उसके पिता के काम को बिना चूके पहचान लिया, और यही बात जैसोंग को चुभ गई। उसने कड़वाहट के साथ कबूल किया, तुम्हारी नज़र शायद मेरी अपनी नज़र से भी तेज है। इतनी पैनी दृष्टि के साथ तुम केवल तमाशाबीन बने नहीं रह सकते। फिर उसने एक भारी हथौड़ा मुज़ेन की ओर बढ़ा दिया। लो, अब खुद कुछ बना कर दिखाओ। मुज़ेन हिचकिचाया। हथौड़े का वजन, जिम्मेदारी का बोझ दोनों उसे दबा रहे थे। लेकिन जैसोंग ने तंज कसा, क्या हुआ? अगर हिम्मत नहीं है तो रहने दो, मैं अभी एक और सुई गढ़ देता हूँ। ये चुनौती सुनकर मुज़ेन की आंखों में आग जल उठी। उसने गहरी सांस ली और हथौड़े को कसकर थाम लिया। शायद मुझे दोबारा कभी ये मौका न मिले तो क्यों ना आजमा ही लूं। आखिरकार अभ्यास शुरू हुआ। मुज़ेन ने पहला प्रहार किया और लोहे पर हथौड़े की आवाज़ गूंज उठी। शुरुआत में घबराहट थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, वो ये जी के सपने से मिली यादें उसे राह दिखाने लगी। जैसे किसी मरीज से कह दिया जाए कि अपना दवा खुद बनाओ, अपनी सुई खुद तैयार करो। मुज़ेन ने यही किया, और हैरानी की बात यह थी कि यह कामयाब हो रहा था। हर चोट और हर प्रहार में धार आने लगी। उसके वार सधे हुए थे, लयबद्ध थे, मानो वह जन्मजात लोहार हो। जैसोंग स्तब्ध होकर देखता रह गया। वह सोच रहा था कि मुझेन की बेरंगी कोशिश पर वह था के लगाएगा, लेकिन यहाँ तो नज़ारा ही कुछ और था। हथौड़े की हर गूंज मानो कोई सुर छेड़ रही हो, तन जैसे कोई मधुर संगीत बज रहा हो। उसके ज़हन में ख्याल आया, ये तो बिल्कुल पिता की तरह काम कर रहा है। नहीं, ये तो शायद ओयेजी का पुनर्जन्म है। यह सिर्फ हुनर नहीं था, यह उससे कहीं बड़ा था। जैसोंग का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह चाहता था कि यह सिलसिला चलता रहे। वह देखना चाहता था गर्म धातु का डलना, तलवार का टेम्परिंग, धार की धार, हथियार की बनावट, और अंत में म्यान तक का निर्माण। उसकी आंखों के सामने जैसे एक हथियार जम ले रहा था। और तभी मुज़ेन ने हथौड़ा रख दिया। काम पूरा हो चुका था। एक चमचमाती तलवार उसके हाथ में थी। मुज़ेन ने उसे जमीन पर गिराने की कोशिश की, लेकिन जैसोंग ने छत से पकड़ लिया। उसकी आंखों में अचंभा और आदर था, लेकिन मुज़ेन ने शांति से कहा, इसे पिघला दो। जैसोंग अब भी स्तब्ध खड़ा था। मुज़ेन की हर हथौड़े की चोट ने उसे जैसे बांध लिया था। लेकिन तभी मुज़ेन की आवाज़ फिर गूंजी,
पहले से भी ज्यादा दृढ़ संकल्प के साथ। अब हाथ गर्म हो चुके हैं, समय आ गया है असली सुई बनाने का। जैसों की आंखें उत्साह से चमक उठीं। वह पूरी तरह ध्यानमग्न होकर देखने लगा। उसकी नजरें इतनी गहरी थी कि मुझे थोड़ा सहज हो उठा। फिर भी उसने एकाग्र होकर काम जारी रखा। धातु की चमक, हथौड़े की धुन और अंत में एक बारीक, तेज और उत्तम सुई उसके हाथ में तैयार थी। दृश्य बदलता है। मुझे इनका पिता एक वृद्ध रोगी का इलाज करता है। सुई लगते ही बूढ़ा आदमी राहत की सांस लेता है। कैसे दर्द नहीं हुआ। पास खड़ा दूसरा बूढ़ा अविश्वास में बड़बड़ाता है, लेकिन जल्द ही उसे भी उपचार मिला और वही नतीजा। दर्द नहीं, सिर्फ आराम और सुकून। नई सुई ने इलाज को कहीं ज्यादा असरदार बना दिया था और धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैल गई। भीड़ उमड़ने लगी। रोगियों की लाइनें दिन ब दिन लंबी होती गई। थके हारे मुसाफिर भी दूर दराज से आते, सिर्फ तांग परिवार की चिकित्सा पाने के लिए। तांग परिवार का नाम मान सम्मान के साथ दूर दूर तक गूंजने लगा। एक दिन दो यात्री आपस में बातचीत कर रहे थे। उनकी बातों का विषय भी वही था। तांग परिवार सचमुच चमत्कार कर रहा है। पास ही एक बूढ़ा चुपचाप सुन रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। अगली सुबह तांग क्लिनिक के द्वार पर फिर भीड़ उमड़ी। लाइनों का अंत कहीं दिखाई नहीं देता था, लेकिन तभी एक आदमी आगे बढ़कर जबरदस्ती लाइन तोड़ने लगा। अरे क्या कर रहा है? किसी ने गुस्से से चिल्लाकर रोका, लेकिन वह बूढ़ा, हाँ वही जो पिछली रात सुनकर चला गया था, चुपचाप खड़ा रहा। लाइन तोड़ने वाले ने और ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू किया। गुस्से की लपट फैलने ही वाली थी कि शिंक, ठंडी धार उसकी गर्दन पर टिक गई। मुझे इनकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने देखा, वही बूढ़ा तलवार ताने खड़ा था। भीड़ सन रह गई। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें सच्चाई दिखाता हूं। और पलक झपकते ही उसकी तलवार चल गई। लाइन तोड़ने वाले की छाती पर लाल लकीर उभर आई। खून बहने लगा। मुझे तुरंत दौड़ा और घाव को दबाकर खून रोकने लगा, लेकिन तभी उसने गौर किया, ये घाव गहरा नहीं था, सिर्फ त्वचा कड़ी थी। हड्डियां और अंग सुरक्षित थे। उसके दिल में बिजली सी कौन दी। ये बूढ़ा साधारण इंसान नहीं, ये तो मार्शल वर्ग का महारथी है। वह याद करने लगा, आखिर ये आदमी कौन था, किस नाम से जाना जाता था। उधर बूढ़ा घायल शख्स का मजाक उड़ाता रहा। इतनी सी खरोंच पर रो रहा है, बच्चों की तरह चिल्लाकर बेहोश हो गया। कुछ दिनों की दवा ले ले, ठीक हो जाएगा। फिर एक चालाक मुस्कान के साथ जोड़ा, बशर्ते ये कोई असली क्लिनिक हो। उसी पल मुझे इनके दिमाग में एक नाम गूंज उठा, चिकित्सक हत्यारा। हाँ, ये सनकी बूढ़ा और कोई नहीं, बल्कि वही कुख्यात ली चोंग था। मुझे इनकी आंखों में पिता की छवि उभर आई। वह याद करने लगा, उसके पिता शायद इस धरती के सबसे बड़े वैद्य न थे, लेकिन वे एक दृढ़ वृक्ष की तरह थे। भड़कीले नहीं, मगर मजबूत। यही तो उन्होंने अपने बेटे को सिखाया था, एक चिकित्सक का सच्चा दृष्टिकोण। लेकिन अब सामने खड़ा यह आदमी उस सब का उल्टा था। ली चोंग, सन की चिकित्सक। जगह जगह घूमता हुआ वह मार्शल कलाकार, जिसने चिकित्सा और तलवार दोनों में शिखर छू लिया था। कहा जाता था आकाश के नीचे 3 सबसे महान वैद्यों में से एक। लेकिन उसकी ख्याति सिर्फ उपचार की नहीं थी, बल्कि खून की भी थी। उसकी तलवार भेदभाव नहीं करती थी। अच्छे बुरे की परवाह किए बिना वह मनमर्जी से किसी भी चिकित्सक का गला काट देता। जंगू में उसका नाम सीरियल किलर की तरह फुसफुसाया जाता था। अब तक दर्जनों निर्दोष वैद्य उसके हाथों मारे जा चुके थे। मुझे इनके दिल में अचानक बिजली सी कौन थी। उसने सोचा, नहीं, अगर वह यहाँ है तो मेरे पिता। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने देखा, ली चोंग धीरे धीरे पिता के कक्ष की ओर बढ़ रहा था। घबराहट में उसने तुरंत कदम बढ़ाए। गला फाड़कर चिल्लाया, पिताजी सावधान रहिए। लेकिन तभी एक मजबूत हाथ उसके कंधे पर आ टिका। मुझे ने पलट कर देखा। वह किंग संप्रदाय का प्रशिक्षक जेन उसके पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। धीमे स्वर में बोला, यह तो होना ही था। मुझे हड़बड़ा गया। चेहरे पर बेचैनी और आवाज में निराशा थी। क्या क्या शाखा प्रमुख उसे रोक नहीं सकते? जेन ने स्थिर निगाहों से उसकी ओर देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, यहां तक कि मेरे गुरु भी उस सन की चिकित्सक से टकराने की हिम्मत नहीं करेंगे। मुझे इनका दिल डूब गया। उसने विरोध किया, आवाज कांप रही थी, लेकिन वह तो अपराधी है, हत्यारा है। जेन की आवाज गूंजी, मेरे गुरु अपनी जान का इन्हीं है इस सन की वैद्य के। मुझे इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखें फैल गई। यानी शाखा प्रमुख की जान कभी इस हत्यारे ने बचाई थी। उसका दिल डूबने लगा। घुटनों में ताकत न रही और वह भारी मन से वहीं बैठ गया। पिता के लिए चिंता उसके सीने पर पत्थर सी दबाव डाल रही थी। जेन ने उसे संभालने की कोशिश की। धीमे स्वर में बोला, चिंता मत करो, अजीब है यह आदमी, पर दुष्ट नहीं। तभी चर्र, कक्ष का दरवाजा खुला। ली चोंग अंदर दाखिल हुआ। मुझे और जेन की सांसें थम गई, लेकिन
मुझेन की नज़र तुरंत उसकी पोशाक पर गई। न एक बूंद खून, न कोई दाग। उसके दिल का बोझ अचानक हल्का हो गया। पिताजी सुरक्षित हैं। ली चोंग बिना किसी तनाव के आगे बढ़ा। उसने सहजता से मुजिन के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे पिता से दिलचस्प बात हुई। उन्होंने बताया कि आसपास कोई कुशल लोहार है। बताओ कहाँ मिलेगा। मुजेन का गला सूख गया। उसने धीरे से सिर हिलाया। जी मुझे पता है। ली चोंग की आंखें चमकी। वह झुका और तलवार की नोक मुजेन की पीठ पर रख दी। एक ठंडी सिहरन रीढ़ में दौड़ गई। जो भी हिम्मत बची थी वह तलवार की नोक ने छीन ली। वह हल्के से हंसा। जल्दी चलो, मेरा वक्त कीमती है। मुजेन ने मजबूरी में कदम बढ़ाए। उसकी चाल भारी थी पर पीठ पर तलवार की ठंडक ने उसे आगे धकेला। आखिरकार वे जॉन के पास पहुंचे। ली चोंग ने लड़के को देखा और ठिठक गया। तो यही है वह लोहार। जब उसने सुना कि हथियार उसी लड़के ने गढ़ा है, वह ठहाका मारकर हंस पड़ा। हाँ, अद्भुत। सिचुआन सचमुच अजीब जगह है जहां वैद्य का बेटा हथौड़ा चला रहा है। जॉन थोड़ा झुककर मुजेन से फुसफुसाया, ये बूढ़ा आखिर है कौन। मुजेन ने धीमी आवाज में जवाब दिया, सावधान रहो, ये एक मार्शल आर्टिस्ट है। ली चोंग अब भी हंस रहा था। किसने करा, इससे क्या फर्क पड़ता है। बहुत समय हो गया रहा उसे। उसकी आंखें अचानक ठहरी। तुम्हारा नाम क्या है। टांग। मुजेन। अच्छा मुजेन। वह तलवार को सहजता से रखकर बोला, 30 एक्यूपंक्चर सुइयां करो मेरे लिए। उसने मेज पर ठक से सोने की डली फेंकी। सोने की चमक कमरे में फैल गई। मुजेन और जॉन दोनों के चेहरे पर हैरानी की छाप थी। मुजेन ने गहरी सांस ली और संयम से झुककर बोला, आदेश का पालन होगा। आप कुछ खा पी लीजिए, सूरज डूबने से पहले सुइयां तैयार होंगी। ली चोंग की मुस्कान जम गई। उसने धीमी पर ठंडी आवाज में कहा, क्या कहा, आज ही। वह आगे झुका। तुम्हें पता है, इन जैसे औजार बनाने में एक प्रसिद्ध लोहार भी महीनों लगा देते हैं, और तुम एक वैद्य का बेटा आज ही पूरा करने की बात करता है। उसकी आंखों में तलवार सी चमक कौन दी। लोग तुम्हें गलती करने पर मजबूर न करें, वरना कीमत भारी होगी। लेकिन मुजेन अड़िग खड़ा रहा। मैं तुरंत काम शुरू करता हूँ। आप जो सुइयां पाएंगे वे मेरे पिता के काम से भी बेहतर होंगी। ताजा भट्टी से निकली हुई बेदाग। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि जोंग ने तुरंत कहा, वह सच कह रहा है महाराज। मुजेन ये कर सकता है। ली चोंग पीछे हटकर बैठ गया। उसकी तलवार की झलक मात्र से मुजेन का दिल कांप उठा। एक पल को वह भूल ही गया था। ये व्यक्ति हंसते हुए भी मौत का प्रतीक है। ली चोंग हल्की हंसी के साथ बोला, ठीक है, पर याद रखना, अपनी बात से मुकरना मत। मुजेन ने गहरी सांस खींची। मैं कसम खाता हूं, वचन पूरा होगा। और फिर वह भट्टी की ओर बढ़ गया। लोहे की गंध, धुएं की कड़वाहट और तपिश उसके चेहरे से टकराई। हथौड़े की पहली ठक गूंजी। मुजेन का मन भीतर झांकने लगा। सुई सिर्फ धातु नहीं होती, यह रक्त की नली तक पहुंचे तो भी न टूटे, इतनी महीन हो कि दर्द दे पर जहर न बने। मेरे पिता ने जो सिखाया आज उसकी असली परीक्षा है। भट्टी की लपटें भड़क रही थी। हथौड़े की हर ठक ठक धड़कन सी गूंजती थी। लोहे को बार बार पिघलाकर पतली तारें खींची गई। हर टुकड़े को जांचते समय मुजेन की आंखें बाज की तरह तेज थी। नर्म या भंगुर धातु को वह बिना हिचक फेंक देता। घंटों तक वही क्रम चलता रहा, तार पीसना, धार बनाना, इतना महीन कि वह त्वचा चीर दे पर इतना मजबूत कि हड्डी छूकर भी न टूटे। ये सुइयां भाग्य का नहीं, कला और धैर्य का चमत्कार थी। यही कारण था कि वैद्य तांग की सुइयां आज भी लोगों की जान बचाती थी। एक और बैठा ली चोंग सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। ये लड़का सचमुच कर रहा है। उसके चेहरे पर वर्षों बाद प्रशंसा की झलक आई। आखिरकार जब सूरज डूबने को हुआ, मुजेन ने 30 सुइयां झुककर दोनों हाथों से पेश की। हर सुई धूप में चमक रही थी, इतनी महीन, इतनी घातक, मानो हवा को भी चीर दें। ली चोंग ने सुइयां उठाई, पल भर चुप रहा, फिर ठक से मेज पर एक और सोने की डली रख दी। शानदार, वह मुस्कुराल। मुजेन चौकन ना हुआ। ली चोंग ने आंखों में चमक भरकर कहा, क्या तुम मेरे शिष्य बनोगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। जॉन की संस्था का दिल तेज धड़कने लगा। मैं, उसने हटलाते हुए कहा, पर क्यों, मैं तो बस एक वैद्य का बेटा हूं। ली चोंग आगे झुका, क्योंकि तुम्हें इस छोटे कस्बे में बंधा कर नहीं रहना चाहिए। सिर्फ औषधि बांधने और रोगियों की नब्ज देखने के लिए पैदा नहीं हुए हो तुम। क्या तुम्हें यह विचार लुभाता नहीं। मुजेन के होंठ सूख गए। वह सचमुच चाहता था, पर क्लिनिक, पिता और अभी अभी शुरू हुई लोहारगिरी। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे संदेह है, आपसे मैं क्या सीख सकता हूँ। ली चोंग हंस पड़ा। 2 बातें जिनसे जीवन और मृत्यु पर अधिकार पाया जाता है। अचानक उसने एक सुई उठाई। सबने देखा, लेकिन कब उसने उसे चलाया कोई जान ही न पाया। पीछे रखा पत्थर एकदम सधा हुआ आकार बनकर जमीन पर गिरा। साथ ही जॉन्ग ने कंधा पकड़ा। वहां एक और सुई चुभी हुई थी। न दर्द न चोट,
पर असर इतना महीन कि डर बैठ गया। कमरानी शब्द था। फिर ली चोंग ने कहा, ये हैं दो विद्या, मार्शल आर्ट्स और चिकित्सा शास्त्र। इनसे मैं तुम्हें करूंगा। मुझे इनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने एक नया संसार खुल रहा था। दुनिया का एक शिखर योद्धा और आकाश के 3 महान वैद्यों में से एक उसे अपना शिष्य बनाना चाहता था। यह अवसर साधारण नहीं था। मार्शल आर्ट्स और औषधि विद्या दोनों साथ में सीखने का प्रस्ताव। यहाँ तक कि प्रसिद्ध जिंगजिंग संप्रदाय भी उसके पारिवारिक चिकित्सालय को तुच्छ न समझेगा। फिर भी मुझे का मन असमंजस से भरा था। उसने साहस जुटाकर पूछा, मुझे ही क्यों चुना गया? मेरे भीतर ऐसा क्या है? ली चॉन की आंखें संकरी हो गई। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि एक तेज और कुशल लोहार का साथ यात्राओं में सुविधाजनक होता है। मुझे ने भौहें सिकोड़ ली। केवल यही कारण है? हाँ, और बदले में तुझे मिलेगा मार्शल और चिकित्सा का ज्ञान। मुझे ने ठंडी सांस छोड़ी। यह तो शिष्यता से अधिक किसी अनुबंध जैसा लगता है। ली चोंग जोर से हंसा। तो अनुबंध ही सही, नाम से क्या बदलता है? अचानक उसने प्रश्न दागा। तो बताओ, यदि किसी रोगी की चीज दुर्बल हो, अंग शीतल हो और शरीर कांप रहा हो, तो उसका उपचार कैसे करोगे? मुझे बिना झिझक बोला, पहले द्रव असंतुलन को सुधारा जाएगा। पोरिया और मुलेठी की जड़ से बनी औषधि दी जाएगी। क्षण भर के मौन के बाद ली चौन की आंखों में चमक दौड़ गई। सही उत्तर। मुझे चौंक उठा। उत्तर? यह क्या परीक्षा थी? ली चौंग ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तू शांगू और नानजिंग के सूत्र याद रखता है तो मार्शल आर्ट्स भी सीख सकता है। मुझे विस्मित हुआ। इन ग्रंथों का मार्शल आर्ट्स से क्या लेना देना? ली चौंग की हंसी कड़वी थी। मूर्ख ही सोचते हैं कि शक्ति ही सब कुछ है। समझ और बोध के बिना भले कोई कितना भी ज्ञान पाले, वह जीवन भर द्वितीय या तृतीय श्रेणी का योद्धा ही रहेगा। मुझे ने धीरे धीरे उन शब्दों को दोहराया, अनिश्चित। ली चौंग ने सुई घुमाते हुए कहा, ऐसे मूर्ख कभी नहीं जान पाएंगे कि एक एक पंक्चर सुई कितनी श्रेष्ठ है। साहस जुटाकर मुझे ने पूछा, क्या आप मानते हैं मैं प्रथम श्रेणी का योद्धा बन सकता हूँ? वसन की वैद्य क्षण भर चुप रहा। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, शिष्य का अपने गुरु से आगे निकलना उसकी प्रतिभा से नहीं बल्कि गुरु की शिक्षा देने की क्षमता पर निर्भर है। और यही वाक्य अधूरा छोड़कर वह मुड़ गया। मुझे इन देर तक वहीं खड़ा रह गया। उसका हृदय जोरों से धड़क रहा था। वह घर लौटा तो भीतर भीतर उफन रहा था। मैं सचमुच इस पथ पर चल सकता हूँ, उसने कल्पना की। शिखर क्षेत्र का योद्धा बनना, महान वैद्य के ज्ञान को पाना। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक वह हंस पड़ा, छलांगे लगाने लगा। आंखों में भविष्य की उज्जवल लौ चमक रही थी। उस क्षण उसके पिता आ गए। मुझे घबरा कर झुक गया। क्षमा करें, देर हो गई। पिता का हाथ उसके कंधे पर ठहर गया। आंखों में नमी थी, आवाज भारी। जब सुना कि वसन की वैद्य तुझे ले गया तो मेरा हृदय जम गया था। उन्होंने स्वीकार किया कि पहले तो उन्होंने उसे साधारण उत्सुक यात्री समझकर नजरअंदाज किया था, लेकिन मुझेन तू सचमुच सुरक्षित है ना? मुझेन ने सिर हिलाया। वह उतना भयानक नहीं जितना लोग कहते हैं। जीन सॉन्ग ने भी यही कहा था। पिता की सांसें ढीली पड़ी, परंतु चेहरे पर प्रश्न उभर आया। इतनी देर क्यों लग गई? तुझे तो केवल लोहार तक उसका मार्ग दिखाना था। मुझेन चिचका। फिर धीमे स्वर में सब बताया। उन्होंने शिष्य बनाने का प्रस्ताव रखा है। कल रात तक मुझे उत्तर देना होगा। वह हंसा भी, मानो ये विचित्रता ऐसे व्यक्ति के लिए स्वाभाविक हो। पर पिता वहीं थम गए। शब्द उनके होंठों तक आए पर बाहर न निकले। फिर अचानक वे भीतर दौड़े और लौटे। हाथ में चांदी की थैली थी। उन्होंने उसे मुझेन की हथेली पर दबा दिया। जाओ। मुझेन से थक गया। पर चिकित्सालय पहले से ही हाथों की कमी से जूझ रहा है, और वह तो सन की वैद्य कहलाता है। शायद यह सब केवल उसकी सनक हो। पिता की आंखों में कठोरता उतर आई। चिकित्सालय संभल जाएगा, पर यह अवसर केवल अभी है। उस क्षण मुझेन ने पिता को पहली बार एक और रूप में देखा। अब तक वह उन्हें सुदृढ़ वृक्ष मानता था जो नगर पर छाया किए खड़ा है, पर अब उसने जाना कि कभी वह वृक्ष भी एक नन्हा अंकुर था जो किसी और छाया में खड़ा होकर अपने अवसर की प्रतीक्षा करता। उस रात मुझेन ध्यान में बैठा। उसका शरीर हल्की नीली आभा से घिरा था। वह मार्शल कला का अभ्यास कर रहा था। सिर्फ 2 दिन हुए हैं, उसने मन ही मन सोचा। फिर भी लघु परिभ्रमण सफल हो चुका था। पहली बार उसने महसूस किया कि ऊर्जा उसके शरीर के प्रत्येक कोने में प्रवाहित हो रही है। दिन बीते 3, फिर 4। शक्ति अभी भी कोमल थी, परंतु स्पष्ट आंतरिक बल धीरे धीरे संचित हो रहा था। धीरे धीरे मुझेन ने समझा, यह केवल साधारण विकास नहीं था, यह उन्नति थी। उसके हृदय में विचार उठा, यह अवसर, यही एकमात्र अवसर है बाहर निकलने का। वह मन ही मन पिता को धन्यवाद देने ही वाला था कि ऊपर शाखाओं से एक अखरोट गिरा, सटीक उसके सिर पर। क्या बात है? ली चोंग पेड़ की डाल पर बैठे हंस रहे थे।
इतना गंभीर चेहरा, कहीं घर की याद तो नहीं आ रही? मुझे चौंक गया, फिर जल्दी से बोला, न नहीं, बस आज आंतरिक ऊर्जा कल से कहीं अधिक प्रबल लग रही है। ली चौंग फुर्ती से नीचे उतरे। आंखों में शरारत पर आवाज में गंभीरता थी। दिलचस्प दिन आने वाले हैं। मुझे इन आत्मविश्वास से मुस्कुराया। तो इसका अर्थ है मेरे भीतर सचमुच प्रतिभा है। ली चौंग ने उसे ध्यान से देखा। प्रगति है, पर दूसरों से बेहतर नहीं, औसत ही है। मुझे ने सिर ऊंचा किया, गर्व से बोला, औसत? औरों को लघु परिभ्रमण करने में 10 दिन लगते हैं, मैंने इसे 2 दिन में साध लिया। शायद ओ येजी का वह विचित्र स्वप्न मुझे प्रतिभा भी दे गया। ली चौंग ने थ्योरियां चराई। बकवास। पर उन्होंने जेब से एक तलवार निकाली, मुझे इनके हाथ में थमा दी और स्वयं एक साधारण लकड़ी की छड़ी उठाई। सुनो लड़के, यदि तू मेरी पोशाक का एक धागा भी काट सका तो मैं तुझे अपनी पीठ पर बिठाकर पूरा सिचुआन पार कर दूंगा। मुझे इनने हथियार देखा। यह सिर्फ इस्पात नहीं, यह मृत्यु का भार था। उसके भीतर भय और महत्वाकांक्षा टकराए। 10 दिनों की साधना ने उसे आशा दी। अगर एक पल भी उसकी लापरवाही पकड़ ली तो वह सफल होगा। साहस जुटाकर वह झपटा। तलवार चमकी। ली चौंग ने कान खुजलाते हुए हंस दिया। अच्छी हिम्मत है। फिर मात्र लकड़ी की छड़ी से उसका वार ऐसे रोक दिया जैसे बच्चे की खेल तलवार हो। मुझे इंजर हो गया। उसका ब्लेड एक खरोंच तक न छोड़ सका। ली चौंग की आवाज ठंडी पर स्थिर थी, दांत भींच। अचानक उनके शरीर से प्रचंड आभा फूटी। ये कोई हवा नहीं, कोई लहर नहीं, बल्कि समुद्र का ज्वार उमड़ पड़ा हो जैसे। मुझे इनका सीना कुचल गया। वह पीछे जा गिरा। सांसें उलझ गई, मानो फेफड़े फट जाएं। उसका मन हिल गया। ये शक्ति। ली चौंग ने लकड़ी की छड़ी कंधे पर टिका दी। चेहरे पर गंभीरता लौट आई। तो कैसा लगा पहली बार किसी और की आंतरिक ऊर्जा झेलने का अनुभव? मुझे इन हारते हुए चिल्लाया। ये कैसे हो सकता है? मैंने सोचा था जिसके भीतर अधिक आंतरिक ऊर्जा हो उसी की शक्ति सबसे बड़ी होगी। ली चौंग जोर से हंस पड़े। कभी कभी हाँ, पर मेरी ऊर्जा बहुत कम है। मैंने तो हमेशा उसे सहारे के रूप में नहीं बल्कि बोझ मानकर टालना ही सीखा। मार्शल आर्ट्स लड़के इतना सरल नहीं। उन्होंने मुझे इनको ऊपर से नीचे देखा। वैसे तू इतना बेताब क्यों है? किसे हराना चाहता है तू? मुझे ने दृढ़ स्वर में याद दिलाया। आपने कहा था कि मुझे चरम गुरु बनाएंगे। ली चौंग ने हंसते हुए उसकी माथे पर छड़ी से चपत लगाई। मूर्ख, सिर्फ ऊर्जा जमा करने से अगर ताकत मिलती तो इतनी देर से साधना शुरू करने वाले कभी भी चरम तक पहुंच ही नहीं सकते। पर याद रख, महारत के रास्ते अनेक हैं, कमजोर ऊर्जा से भी, बिना दिखावटी चालों के भी। उनकी आवाज और गंभीर हो गई। तूने देखा था ना, जब मैंने तुझ पर अपनी शक्ति डाली थी तब तूने तलवार में बल डाला, फिर झटके से पीछे खींचा। यही तेरा रास्ता हो सकता है। उन्होंने तलवार की ओर इशारा किया। फिर से हमला कर। इस बार मैं आंतरिक ऊर्जा का प्रयोग नहीं करूंगा। मुझे इनने दांत खींचे। सारा संकल्प जुटाकर वह छपटा। क्षण भर को ऐसा लगा जैसे उसकी तलवार सचमुच चौन की लकड़ी की छड़ी को काट देगी। लेकिन पल भर में सब बदल गया। तकनीक, लय और उपस्थिति की सिर्फ धारणा ही इतनी भारी थी कि वह जमीन पर जा गिरा। ली चौंग ने ठंडे स्वर में कहा, बिना ऊर्जा के भी तू 3 बार मर चुका होता। मुझे इनका सीना धौंकने की तरह चल रहा था। सत्य उस पर पहाड़ बनकर टूटा। एक बार फिर ठक। ली चौंग ने उसके माथे पर छड़ी मारी। तेरा शरीर उस विशेष स्वभाव का नहीं जो बड़ी मात्रा की ऊर्जा संभाल सके, पर तेरी विशेषताएं अलग हैं। तेरी अनुभूति तेज है, तेरी बल की पकड़ सटीक है। तलवारबाजी अभी 3रे दर्जे की है, पर जिस सहजता से तू वारों में बल डालता है, ये 2रे दर्जे के योद्धा का संकेत है। उन्होंने हल्की मुस्कान दी। याद रख, भटकना भी कभी कभी रास्ता बन जाता है। सिर्फ 10 दिनों में तेरी प्रगति प्रशंसनीय है। मुझे इनकी आंखें चमक उठी। तो इसका मतलब है मैं पहले ही 2य श्रेणी का योद्धा बन चुका हूँ। ली चौंग ने मन ही मन पछताया कि उसने मुज़ेन की जरा सी तारीफ कर दी थी, क्योंकि अगली ही सांस में मुज़ेन ने ठाठ से ऐलान कर दिया, मैं तो जन्मजात प्रतिभाशाली हूँ। उसकी डींग पर ली चौंग बस माथा पकड़ कर रह गए। उसी समय मुज़ेन ने झाड़ियों में कुछ हलचल देखी। गुरुजी, वहाँ कोई पड़ा है। ली चौंग की नज़र पैनी हो गई। जंगली जानवर? नहीं, पैर तो इंसान के हैं। वे पास पहुंचे तो देखा वह आदमी 3 गांठों वाला परिधान पहने था। ली चौंग गंभीर हो उठे। यह तो पहाड़ी शाखा गुरु की पोशाक है। मुझे इनकी आंखें चमक पड़ी। शाखा गुरु यानी लगभग चरम गुरु के बराबर। आदमी ने अपना नाम बताया। मैं हूँ होंगजुआन जूल गांव का शाखा गुरु। लोग मुझे होंगजी भी कहते हैं। उसकी आवाज़ टूटी फूटी थी, आंखों में थकान। उसने कहा कि उसका गांव एक भयानक बीमारी से ग्रस्त है। लगातार मौतें हो रही थी। वह चिकित्सक की खोज में निकला था और उन्हें मिलना उसके लिए सौभाग्य था। रास्ते भर होंग उनकी अगुवाई करता रहा। उसने कहा, अजीब है, ये सफ़र 2 घंटे का है, पर मैं आधा दिन भटकता रहा।
शायद मैंने कभी गांव से बाहर कदम ही नहीं रखा। मुझे ने राहत की सांस ली। कम से कम तुम और तुम्हारे गुरु बीमार नहीं पड़े। होम ने गंभीर स्वर में सिर हिलाया। भगवान की कृपा रही। लगभग 1 महीने पहले ये शुरू हुआ था। पहले तो लोग समझे मौसमी खांसी है, पर धीरे धीरे आधे से अधिक गांव बीमार हो गए। 20 मौतें हो चुकी हैं। उसकी आंखें लाल हो गईं। कई भाग निकले। मैं अपने लोगों को छोड़कर नहीं गया। अपने गुरु के साथ रोगियों की सेवा करता रहा। फिर औषधियाँ खत्म हो गईं। गुरुजी पहाड़ से जड़ी बूटियाँ लाने निकले। उन्होंने कहा था जल्दी लौटेंगे, पर अब तक नहीं आए। होम की आंखें आंसुओं से भीग गईं। अब आप आ गए हैं, आशा है आप मदद करेंगे। कुछ ही देर बाद जूल गांव नजर आने लगा। गांव के रक्षक माजियांग होंगजी ने उनका स्वागत किया। वे उन्हें भीतर ले गए, जहां एक नन्हा बालक तड़प रहा था। मुझे ने उसकी नब्ज पकड़ी। बालक पसीने में भीगा था, त्वचा चिपचिपी, नाड़ी तेज और कमजोर। कानों में ज्वाला थी, पर हथेलियां ठंडी। माता पिता ने कहा वो उल्टी कर चुका है, सिर दर्द और चक्कर की शिकायत करता है। मुझे ने गहरी सांस ली। नमी और ऊष्मा ने शरीर को जकड़ लिया है। नाड़ी तीव्र है, सिर पर गर्मी का जमाव। ये महामारी का लक्षण है। ली चोंग ने ठंडी आवाज में दबाव डाला, स्पष्ट निदान बताओ और उपचार भी। मुझे ने सोचा, गर्मी जहर की तरह है, पर खट्टी दुर्गंध नहीं है। अगर अभी इलाज न हुआ तो गर्मी सिर तक चढ़कर अंधापन या मूर्खता तक ला सकती है। सुई लगानी होगी, लिंशी, मुआंग, जांगिंग, चुंग, लिंग और नाउंग बिंदुओं पर, और दवाएं मंडोंग, ग्वाला बीज, जेगिंग और बा, रोग की प्रगति के अनुसार। ली चोंग ने गर्व से मुस्कुराकर सिर हिलाया। शबात। अंदरूनी ग्रंथ की पढ़ाई तूने अच्छी की है। अब सुई लगाना शुरू कर। मुझे ने कांपते हाथों से सुइयां निकाली। उसके माथे पर पसीना था। लीची बिंदु कहाँ था? क्या मैं पहली ही बार में सही कर पाऊंगा? उसके संकोच को देखकर ली चोंग ने अपनी हथेली बढ़ाई। उनकी हथेली से निकली ऊर्जा धीरे धीरे मुजेन की हथेलियों तक पहुंची। शांत, स्थिर, मार्गदर्शक। मुजेन, ली चोंग ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुझे ऊर्जा संचार सिर्फ युद्ध के लिए नहीं सिखाया था। यह तेरे चिकित्सक बनने के मार्ग का भी हिस्सा था। तेरे जैसी तीव्र संवेदना और नियंत्रण किसी चिकित्सक के लिए एक वरदान से कम नहीं। मुजेन हक्का बक्का रह गया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, दुनिया बदल गई। उसे ऐसा लगा मानो वह किसी साफ नदी में झांक रहा हो, जहां कंकड़ पत्थर तक स्पष्ट दिखाई देते हों। उस पारदर्शी प्रवाह के बीच उसने देखा एक गहरी घिनौनी लहर, एक दुष्ट ऊर्जा जो बालक के शरीर के भीतर सर रही थी। मुझे इनकी आंखें फैल गईं। गुरुजी, यह तो। ली चोंग ने सिर हिलाया। हाँ, तू सही देख रहा है। अब सुई लगा, देखते हैं प्रतिक्रिया कैसी होती है। गहरी सांस लेकर मुजेन ने सुइयां चुभोईं। उसने अपनी ऊर्जा सावधानी से प्रवाहित की, धीरे धीरे, जैसे कोई हल्की रोशनी अंधकार को काट रही हो। क्षण भर बाद बालक शरीर में मरोड़ उठी, परंतु तुरंत ही वह दुष्ट ऊर्जा हवा में धुएं सी घुलकर पूरी तरह से गायब हो गई। गांव वाले दंग रह गए। चमत्कार है, सचमुच एक दिव्य वैद्य है। मुझे इनका चेहरा पहली बार गर्व से दमक रहा था। ली चोंग की आंखों में भी संतोष की चमक थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज तूने सचमुच सीखने का असली अर्थ समझा। तेरे तमाम चेहरों में आज का ये चेहरा, एक चिकित्सक का गर्व और संतोष भरा चेहरा, सबसे सुंदर है। मुझे इनका दिल भर आया। वह सचमुच वैद्य बन चुका था। पर तभी गांव की राहत के बीच एक छाया चुपचाप छत पर प्रकट हुई। एक रहस्यमयी आकृति निर्विकार भाव से उन्हें देख रही थी। अगले दृश्य में ली चोंग और मुजेन गांव के रक्षक के साथ टहल रहे थे। मुजेन के विचार भटक रहे थे। उसे स्मरण आया डॉक्टर योंग का किस्सा। महामारी के समय उसने अपनी सारी जमा पूंजी गांव वालों के इलाज में झोंक दी थी। मुजेन के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। शायद असली शक्ति यही है, दूसरों को बचाने की शक्ति। यात्रा यूं ही चलती रही। मुझे इनके मन में वही विचार गूंजता रहा, किसी के बलिदान पर ही तो वर्तमान की राहें टिकती हैं। साथ चल रहा व्यक्ति धीरे धीरे बोलने लगा। डॉरी योम हमेशा कहते थे कि इस महामारी को केवल दुर्लभ और महंगे जड़ी बूटों से ही दबाया जा सकता है। जब कोई उपाय नहीं बचा तो उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी उठाकर जड़ी बूटी वाले को सौंप दी। मुझे चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में आदर झलक रहा था। वह सचमुच एक अच्छे इंसान रहे होंगे। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया। हाँ, उनके त्याग से पूरा गांव भावुक हो गया था। सबने मिलकर पैसा जोड़ा ताकि जड़ी बूटी वाला जब आए, योम के पास पर्याप्त धन हो। पर पहाड़ी गांव में वैद्य कहाँ रोज आते हैं। आखिर उन्होंने खुद ही पर्वतों में उतरकर औषधियाँ तलाशनी शुरू कर दी। उसकी आवाज़ भारी हो गई। मैंने अक्सर जनई को आलसी कहकर ताना मारा था, पर सच कहूँ, अगर जस्टिन आपको यहाँ न लाता तो मेरा बेटा शायद अब जिंदा न होता। कुछ देर वह चुप रहा, फिर सिर झुकाकर बोला, माफ़ कीजिए, मैं अपने बेटे की बीमारी के कारण बहुत बकवास करने लगता हूँ। आइए, मेरे घर चलिए। भले खाली है, पर आप आराम कर सकते हैं। वे भीतर पहुंचे।
कमरे में सन्नाटा पसरा था। फर्श पर एक गुड़िया पड़ी थी। ली चॉन्ग झुके उसे उठाया और धीरे से मेज पर रख दिया, जैसे किसी स्मृति को सम्मान दिया जाता हो। मुझे ने उन्हें देखा और सोचा, डो योम सचमुच एक अच्छे इंसान थे। ली चॉन्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत कर, जल्दी उनसे भेंट होगी। पर मुझे इनके मन में प्रश्न उमड़ने लगे। ऐसा दयालु गांव, ऐसे समर्पित वैद्य, इतनी उदार जनता, फिर भी यह महामारी क्यों? उसकी भौहें सिकुड़ गईं। गुरुजी, ये रोग आखिर है क्या? सिर्फ सामान्य महामारी या फिर कुछ और? ली चॉन्ग का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, यह रोग साधारण नहीं। अगर केवल मौसम या भोजन का असर होता तो इतने लोग एक साथ न गिरते। कहीं ना कहीं इसमें कोई अनदेखा हाथ है। कमरे का वातावरण भारी हो गया। गुड़िया की कांच जैसी आंखें मानो उनकी ओर घूर रही थीं। बाहर हवा ने खिड़की को हल्का सा हिलाया और उस क्षण मुझे इनकी रीढ़ में अजीब सी ठंडक दौड़ गई। मुझे इन स्तब्ध रह गया। उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा था, 3 महान वैद्यों में से एक, वह भी कभी असहाय खड़ा रहा था। ली चॉन्ग की आवाज़ भारी थी, पर शब्दों में एक अजीब शांति थी। जब सब समाप्त हो गया, मैं घर छोड़कर निकल पड़ा, बस यूं ही, बिना दिशा, बिना सोच। उनकी आंखें अतीत की ओर मुड़ गईं। 10 दिन बाद मैं एक छोटे से गांव में पहुंचा। हालांकि सफ़र इतना लंबा नहीं था, पर लगता है शायद मैं रास्ता जानबूझकर भटक रहा था। वहाँ एक देहाती वैद्य मिला। चेहरे पर भरोसा जगाने वाली कोई बात नहीं थी। मुझे इन ध्यान से सुन रहा था। ली चॉन्ग ने धीमी हंसी छोड़ी। मैंने उसे अपनी व्यथा सुनाई। उसने बस शांत भाव से सुना, फिर 5 नयांग मांगे और एक औषधि दे दी। कुछ पल रुककर उन्होंने जोड़ा, वही औषधि जो मेरी पत्नी और बेटी को बचा सकती थी, बस 5 नयांग। 4 दिन पहले अगर मैंने जाना होता तो मेरी दुनिया आज वैसी न होती। कमरे में सन्नाटा छा गया। मुझे इनका गला सूख गया। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द ही नहीं मिले। ली चॉन्ग ने आगे कहा, इसलिए मुझे इन कभी मत सोचना कि जान की यात्रा पूरी हो गई। हर बार जब तुम समझो कि तुम सब जान चुके हो, उसी क्षण तुम्हारी सबसे बड़ी भूल शुरू होती है। बाहर से शोक गीत की आवाज़ें धीरे धीरे तेज हो रही थी। मुझे इनका हृदय भारी हो गया। वह सोच रहा था, दवा तभी मायने रखती है जब रोग का जान हो, वरना ये सब कुछ खोखला है। ली चॉन्ग की आंखें गुड़िया पर टिक गई, जो अभी मेज पर पड़ी थी। मैंने उस दिन खोया था, पर उसी क्षण से मैं वैद्य बना, न खुद के लिए, न किसी पदवी के लिए, बल्कि ताकि किसी और को वह पीड़ा न सहनी पड़े जो मैंने सही। जब वह किसी और उत्तर की तलाश में था, तभी उसकी पत्नी और बेटी दोनों मर गई, बीमारी पकड़ने के सिर्फ 4 दिन बाद ही। मुजने ने संवेदना व्यक्त की, लेकिन ली चोंग ने इसे दुखद कहानी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि इसका दूसरा हिस्सा तो लगभग हंसने योग्य है। कष्ट सहती और घर छोड़कर भटकते हुए वह एक छोटे से गांव पहुंचा। हालांकि रास्ता सिर्फ 1 दिन का था, लेकिन वह 10 दिन बाद पहुंचा। वहां एक देहाती डॉक्टर, जिसके चेहरे पर भरोसा करना मुश्किल था, उसकी कहानी सुनकर शांत मन से दवा लिखकर दी और केवल 5 न्यांग मांगे। डॉक्टर ने कहा था कि समय पर दवा दी जाती तो यह बीमारी आसानी से ठीक हो जाती। ली चोंग ने स्वीकार किया कि उसके पास दर्जनों चांदी के न्यांग थे, इतने कि वह अपनी बेटी की कई बार शादी कर सकता था। उसका परिवार गरीबी, अयोग्यता या जड़ी बूटियों की कमी से नहीं मरा था, बल्कि इसलिए क्योंकि एक डॉक्टर नहीं जानता था कि दूसरा क्या जानता है। यही सबसे हंसने योग्य सच्चाई थी। इसी एहसास ने उसे खुद डॉक्टर बनने पर मजबूर किया, ताकि वह हर वैद्य का ज्ञान एक जगह इकट्ठा कर सके। फिर भी 30 साल बाद भी उसकी पत्नी और बेटियों के चेहरे उसकी स्मृति में धुंधले हो चुके थे। मुझे स्तब्ध था। बूढ़े आदमी की हंसी में उसे एक ऐसा शोक सुनाई दिया जो किसी अंतिम संस्कार की विलाप ध्वनि जैसा था। बाद में मुझे ने आगे जांच करने की तैयारी की। उसने ली चोंग से कहा कि वह गांव में जाकर बीमारी के स्रोत की तलाश करेगा। ली चोंग ने अनुमति दी और कहा कि वह भी जल्द शामिल होगा, लेकिन मुझे को चेताया कि समय बर्बाद नहीं करे। मुझे ने उसे आश्वस्त किया और निकल पड़ा। उसकी खोज की शुरुआत सुअरखाने से हुई, फिर भंडार गृह से, और अंत में उस पहले घर तक पहुंचा जहां बीमारी ने दस्तक दी थी। उसने एक ग्रामीण से इसकी पुष्टि की और गहराई से विचार किया। ठंडी प्लेग शरीर को जमा देती थी, जबकि गर्म प्लेग उसे जला देती थी। लेकिन दोनों ही बुरी ऊर्जा इविची से पैदा होती थी, जो अंधेरी और गंदी जगहों में पनपती हैं। फिर भी उसे ऐसी कोई ऊर्जा कहीं महसूस नहीं हुई, न पशुखानों में, न कुओं में, और न ही बाजारों में। आमतौर पर महामारी अपने स्रोत से गोल घेरे की तरह फैलती है, लेकिन यहाँ कुछ अजीब था। मुजिन ने गियांगी से पूछा कि क्या बीमारी जोंग से शुरू होकर क्रम में फैली थी। गियांगी ने पुष्टि की कि हाँ, पहले पश्चिमी हिस्सा प्रभावित हुआ और फिर पूर्वी, और बच्चों पर असर पहले पड़ा फिर बड़ों पर। टुकड़े तो मिल रहे थे, पर पूरा चित्र स्पष्ट। मुजिन ने पूछा कि गांव के पश्चिम और पूर्व हिस्सों में क्या अंतर था।
होंग ने बताया कि लोग कहते थे पूर्व में योंग ऊर्जा ज्यादा है जबकि पश्चिम में मुरिन। मुजिने ने इससे इनकार दिया और कहा कि वह लीचोंग पश्चिम से आए थे और वहां कोई बीमारी के लक्षण नहीं दिखे। फिर उसने सोचा कि बच्चे पहले क्यों बीमार हुए। होगी ने कहा कि बच्चे तो बस साथ खेलते थे, उनका पसंदीदा खेल का स्थान पश्चिम की ओर स्थित नाले के पास था। यह सुनते ही मुझे चौंक गया। क्या नाले का पानी ही कारण? लेकिन पूर्व में तो एक कुआं भी था और वह गंदा नहीं दिखा था। उसने गियांगी से पूछा कि क्या पूर्व का कुआं हमेशा सूखा रहता था। बुजुर्ग ने बताया कि वह केवल वसंत में थोड़े समय के लिए सूखता है। मुजिने ने महामारी की शुरुआत की तुलना कुएं के सूखने से की। गियांगी ने स्वीकार किया कि यह लगभग उसी समय शुरू हुई थी। यह एहसास मुजिने पर गहरा असर डाल गया। अगर पूर्व का कुआं सूख गया था तो पूरा गांव नाले का पानी इस्तेमाल कर रहा होगा। इसलिए पहले पश्चिमी हिस्सा और बच्चे बीमार पड़े। थोड़ी देर बाद वह होंग और गियांगी के साथ नाले की ओर गया। पानी साफ दिख रहा था, न तो गंदा था और न ही उसमें कोई बदबू थी, लेकिन सारे सबूत उसी की ओर इशारा कर रहे थे। अब आगे बढ़ने का एक ही रास्ता था, पानी की जांच करना। उसने हाथ में कुछ पानी लिया, ध्यान से महसूस किया और उसे कुछ असामान्य लगा। उस सुराग का पीछा करते हुए उसने पहाड़ियों की ओर इशारा किया और उन्हें वहां ले गया। वे चढ़ाई करने लगे, पथरीले रास्ते पार करते हुए, जब अचानक एक गंध उन तक पहुंची। मुझने ने पूछा कि क्या दूसरों ने भी इसे महसूस किया। होंग ने पुष्टि की कि हाँ, अजीब सी गंध है। जितना आगे बढ़े गंध उतनी तेज होती गई और एक बेचैन कर देने वाली आभा ने पहाड़ियों को ढक लिया। पेड़ सूखे और बेजान खड़े थे। मुझने ने सोचा कि आखिर ऐसा कौन सा भयावह कारण रहा होगा जिसने ये उजाड़ दृश्य पैदा किया। आगे बढ़ते हुए उन्हें लगा कि जमीन नरम होती जा रही है, मिट्टी कमजोर हो रही थी और उनके पैर उसमें धंस रहे थे। मुझने को एहसास हुआ कि जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ है। उसने कहा कि सचमुच यहाँ मिट्टी में कुछ दफन है। दृश्य बदलकर एक मन जड़ी बूटी वाले भंडार घर में चला गया जहां मुझने दवा तैयार कर रहा था। वह उस जगह की प्रकृति पर विचार कर रहा था। भंडार घर सूखी जड़ी बूटियों और मृत जानवरों से भरा हुआ था। फिर भी सरन की बदबू के बजाय वहां एक हल्की सुगंध थी जिसे मुझने कभी पसंद करता था। ये मौत की गंध थी जिसमें अब भी जीवन की हल्की झलक मौजूद थी। ऐसी खुशबू जो कभी किसी के जीने की उम्मीद बन जाती थी। इन विचारों के बीच वर्तमान खुला मुझने और होंग मिट्टी खोद रहे थे। जमीन के नीचे से सड़े हुए जानवरों के शव निकलने लगे। ये दृश्य देखकर मुझने हिल गया। उसे समझ आया कि उस भंडार घर के विपरीत यहाँ केवल शुद्ध मृत्यु थी, एक ऐसी सरांध जो और मौत फैलाने के लिए बनी थी। वह सोचने लगा, कौन इस सबके पीछे था और आखिर इतनी क्रूरता क्यों की गई। मुझने ने होंग और गियांगी से कहा कि सब कुछ खोद कर निकालें और उसे नाले से बहुत दूर ले जाएं। अनगिनत पशुओं को देखकर गियांगी भय से कांप उठा, लेकिन होंग के साथ मिलकर उसने एक एक कर लाशें निकालना शुरू किया। यह सब देखकर मुझे अपने आप से बुदबुदाया कि इतनी जहरीली गंध का थोड़े समय तक ही संपर्क अनगिनत महामारियां फैला सकता है। जहरीली जड़ी बूटियां या खने तुरंत मार डालते, लेकिन यह किसी ऐसे व्यक्ति का काम था जो संक्रामक जहर की धीमी और घातक प्रकृति को भली भांति जानता था। उसे समझ आया कि इस षड्यंत्र का समय कुएं के सूखने के साथ मेल खाना और इसके पीछे की गहरी तैयारी का केवल एक उद्देश्य था, संहार। यह सोचकर उसका दिल कांप उठा और उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। उसी क्षण एक आदमी खून से सना थैला लेकर वहां पहुंचा। उसने सवाल किया कि आखिर कोई क्यों किसी और की मेहनत से कमाई जमीन पर ऐसी हरकत करेगा। जैसे ही गियांगी ने उस आदमी को पहचाना, उसका गुस्सा भड़क उठा और उसने चिल्लाकर नाम लिया, डोयोंग। मुझे ये नाम सुनते ही सन रह गया और उसके दिमाग में सच्चाई जुड़ने लगी। योंग को पहले से पता था कि ऐसे जहर का क्या असर होगा। वह गांव की हालत से पूरी तरह वाकिफ था और उसने इलाज का पैसा तभी लेना शुरू किया जब महामारी फैल चुकी थी। ये भयावह सच मुझने को भीतर तक हिला गया। डॉक्टर यूम असली अपराधी था, एक ऐसा वैद्य जो बाहर से दयालुता का मुखौटा पहनता था लेकिन भीतर से केवल मौत बोता था। लालच से भरा हुआ एक राक्षस। उसकी गंदी भूख पूरी जूलकॉन बस्ती को निगलना चाहती थी और जब सच सामने आया तब भी वह बेहयाई से खड़ा रहा। मुझे गुस्से से कांप उठा, सोचते हुए कि ऐसे आदमी को निर्दयी मौत से कम कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। गियांगी भी क्रोध से भर गया और सीधे डॉलियोम का सामना किया। उसने आरोप लगाया कि वही महामारी का कारण है और वही नकली इलाज का डोंग कर रहा है। डॉलियोम ने बिना किसी पछतावे के स्वीकार किया कि उसने पूरी जिंदगी अच्छे कामों में बिता दी और अब वह सिर्फ एक बार व्यापार करना चाहता था। उसकी बातों ने गियांगी का गुस्सा भड़का दिया। वह उस पर झपट पड़ा और चिल्लाया कि अनगिनत जानें पहले ही जा चुकी हैं।
क्रोध में उसने जानवर की खोपड़ी उठाकर डॉन से यूम पर फेंक दी, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही यूम के एक आदमी उसे बीच में ही काटकर 2 टुकड़े कर दिए। यूम ने विकृत हंसी के साथ जवाब दिया कि उसे मृतकों की परवाह नहीं, उसके लिए केवल यही सच था कि इन लोगों ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया था और अब उन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी, चाहे आज या कल। उसने दावा किया कि वह हमेशा से सबको गड्ढे में फेंकने की योजना बना चुका था, बस उनका समय थोड़ा पहले आ गया। उसके शब्दों में जहर टपक रहा था जब उसने उनकी मौत की मांग की। होंग, मुजिन और गियांगी उसकी क्रूरता देखकर गुस्से और अविश्वास से कांप उठे। गियांगी गर्ज उठा, हाथ में एक बड़ा डंडा पकड़कर बोला, मैं हूँ भिखारी संप्रदाय का संरक्षक मांगी होंगियान। उसकी उग्र गर्जना सुनकर यूम जोर से हंस पड़ा, लेकिन उसके आदमी उतने शांत नहीं रहे। वे घबराए और तुरंत अपने स्वामी से सवाल करने लगे। उन्होंने पूछा कि जब सामने एक भिखारी संप्रदाय का संरक्षक खड़ा है तो उसने क्यों कहा था कि यहाँ केवल कमजोर लोग हैं। यूम अब विचलित हो चुका था। हकलाते हुए उसने कहा कि उसे कुछ भी पता नहीं, लेकिन गियांगी ने अपने डंडे पर पकड़ और कस दी। उसने युद्ध की मुद्रा बनाई और नजदीक खड़े यूम के गुर्गे पर नजर टिकाई। वह जोर से बोला कि अब वह गिनती शुरू करेगा और वादा किया कि उसके हथियार का शिकार केवल एक ही होगा, बाकी को वह बख्श देगा। उसने डॉस यूम से सीधे कहा कि गांव में और बेकार की मौतें नहीं होनी चाहिए। उसने उसे विनती की कि अभी चला जाए, इससे पहले कि और खून बह जाए। मुझने ये सब देखकर दंग रह गया। बुजुर्ग माजियांगी ने सिर्फ अपनी उपस्थिति से ही दुश्मनों को जकड़ लिया था। इसी बीच होंग ने मुझने को फुसफुसाकर कहा, यही मौका है, भाग निकलो, मैं तुम्हें नाले के पार फेंक दूंगा। बस एक बात याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे गांव जाना और सबको सच्चाई बताना। मुझने हिचकिचाया और माफी मांगते हुए बोला कि ये मदद मांगना उसके लिए शर्म की बात है। उसने कहा कि होंग और गियांगी जैसे शाखा स्तरीय और रक्षक स्तर के योद्धा क्या सच में ऐसे काम करेंगे। होंग ने दृढ़ता से कहा, पद या दर्जे का कोई मतलब नहीं, जरूरी है कि मैं और मेरा गुरु लड़ें। यूं उनकी दृढ़ता देखकर व्यंग्यात्मक हंसी हंसा। उसने उन्हें ताना दिया कि वे तो बस 2 भिखारी और एक वैद्य हैं। उसने पूछा, क्या सच में तुम अकेले पूरे गांव से लड़ोगे? मुझने की आवाज कांप रही थी। फिर भी उसने ऐलान किया कि वे लड़ते लड़ते मरेंगे। लेकिन भीतर ही भीतर वह सोच रहा था कि आखिर ये कमजोर भिखारी इतनी दूर तक क्यों जा रहे हैं। उसने सुझाया कि अगर सब साथ मिलकर गांव भाग जाएं तो शायद कुछ जानें बच जाएं, मगर उसे भी मानना पड़ा कि इतने दुश्मनों से भागते हुए वे उसे कभी नहीं बचा पाएंगे। होम ने दृढ़ स्वर में कहा, हमने पूरी जिंदगी गांव वालों की दया पर गुजारी है, उनसे हमें जो मिला उसी से जी पाए, लेकिन अब वक्त आया है तो हम उनके लिए लड़ेंगे, यही हमारे गुरु की शिक्षा थी। गियांगी ने डंडा और कसकर पकड़ा और गिनती शुरू कर दी। उसकी आंखों में मौत तक लड़ने का निश्चय साफ छलक रहा था। उधर डोमी यूम ने अपने आदमियों को बहलाया, जिसने आज इन्हें मारा उसका जुआ का सारा कर्ज मिटा दूंगा। यह सब या तो अभी खत्म होगा या कभी नहीं। उसकी आवाज में लालच और बर्बरता टपक रही थी। उसके आदमी भी गर्ज उठे, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। अराजकता के बीच अचानक होंग ने मुजिने को कमर से पकड़ा और उसे जोर से हवा में उछाल दिया। मुजिने आसमान में ऊंचा उछला, स्तब्ध रह गया। गिरते हुए उसके मन में सवाल उमड़ पड़े, क्या भाग जाना ही सही है? अगर मैं चला गया तो होंग और गियांगी का क्या होगा? क्या मैं भी लड़ाई में उतरूं? शायद जीतने का कोई मौका बन जाए। लेकिन उसके सोचने से पहले ही एक दुश्मन ने उसे हवा में ही मार गिराया। वह जमीन पर जोर से गिरा, बदहवास होकर उठा और दौड़ने लगा। उसका दिल कह रहा था कि यह कायरता है, लेकिन दिमाग ने उसे समझाया कि यह सम्मान है, अपने साथियों की अंतिम इच्छा पूरी करना, गांव का संदेश दुनिया तक पहुंचाना। फिर भी एक और आवाज भीतर से उसका मजाक उड़ा रही थी, तू भाग रहा है। उसका दिल दर्द से भर गया। उसे यकीन था कि माजियांगी और होंगियान मौत तक लड़ेंगे। उसने अपनी कमजोरी पर रोश किया। उसे अफसोस हुआ कि उसने अभी अभी मार्शल आर्ट्स की शुरुआत ही थी, उसके पास लड़ाई में देने को कुछ नहीं था। काश मैं भी शीर्ष योद्धाओं में से एक होता। मुझे भाग रहा था, लेकिन उसके दिल में कसक थी। उसने सोचा, क्या मैं अब भी भाग रहा हूं? क्या सच में होंगियान कोई शीर्ष योद्धा है? उसके कदम रुक गए। मन कांप रहा था, पर निर्णय दृढ़ हो चुका था। उसने वापस लौटने का निश्चय किया। धड़कते दिल और लौटती यादों के साथ वह भागते हुए वापस आया। उसे याद आया जब उसने एक बच्चे की मदद की थी, जिसे किंगचिंग बच्चों ने परेशान किया था। उस दिन वह खुद पिट गया था, पर भीतर से गर्व महसूस किया था, अन्याय के सामने खड़ा होने का गर्व। लेकिन अब उसके विचार बदल चुके थे। वह चाहता था कि रास्ता और लंबा हो, ताकि शायद लड़ाई खत्म हो जाए इससे पहले कि वह पहुंचे। कायरता उसके भीतर उठ रही थी।
लेकिन वह जानता था कि अगर आज वापस नहीं लौटा तो उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ भागने की जिंदगी बन जाएगी। झाड़ियों के बीच से उसने देखा गियांगी और होंग कई आदमियों से भिड़े हुए थे। उनके शरीर घायल और लहूलुहान थे, लेकिन हार मानने से इनकार कर रहे थे। एक दुश्मन व्यंग्य से बोला, क्यों जान की बाजी लगा रहे हो? आखिर तक लड़ने का क्या फायदा? गियांगी गर्ज कर बोला, गंदगी या लाशों के बीच खिसकते हुए जीना भी कचरे के बीच खिसकने से बेहतर है। दुश्मन ने उन्हें मरते हुए लोग कहकर मजाक उड़ाया, लेकिन गियांगी ने हार मानने की बात को बकवास करार दिया। लड़ाई और भयंकर हो गई। गियांगी भागने की कोशिश करता है, मगर एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे जा दौड़ पड़ा। होंग डर से जकड़ गया, लेकिन उसी डर ने उसे और ताकत दी। उसने अपने सामने वाले पर और भी जोर से वार किए। गियांगी ने अपने विरोधी की आंखों में मिट्टी झोंकी, लेकिन कुल्हाड़ी उसकी पीठ पर जा गिरी। दर्द से गियांगी की चीख निकल गई। यह देखकर होंग का दिल टूट गया। उसके और गियांगी के साथ बिताए लम्हे उसकी आंखों में उमड़ आए। फिर गुस्से ने उसे घेर लिया। उसने कुल्हाड़ी छीनकर अपने दुश्मन को मार गिराया। तभी पीछे से दूसरा शत्रु उस पर झपटा, मगर उससे पहले एक पत्थर उड़कर उसके चेहरे पर लगा। वह पत्थर मुजने ने फेंका था। दुश्मन लड़खड़ाया और गाली बकते हुए बोला, कायर हरामजादे। इसी मौके का फायदा उठाकर होम ने उसे भी कुल्हाड़ी से खत्म कर दिया। तभी एक और हमलावर चाकू लेकर सीधे मुजने पर टूट पड़ा। उसने ताना मारा, डॉक्टर का बेटा, भागते ही रहते तो बच जाते, अब आ गए मरने। मुजने जड़ होकर खड़ा रह गया, लेकिन उसी पल ली चोंग आ गया। एक ही बार में उसने हमलावर का गला काट दिया। ठंडी आवाज में बोला, यही लोग हैं जो इस महामारी के पीछे हैं। मुजने गुस्से से कांपते हुए चिल्लाया, असली अपराधी डॉक्टर योम है। ली चोंग ने ठंडी नजरों से पूछा, क्या सच में? डॉक्टर योम घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी जब वह अपनी जान की भीख मांग रहा था। उसने वादा किया, मैं तुम्हें ऐसी दवा दूंगा जो जूलगांव की किसी भी दवा से 1000 गुना बेहतर होगी। वह लालच और झूठी उम्मीदों से सौदा करने लगा। उसने बताया, ब्लैक पियोनी, एक दुर्लभ औषधि जो लगभग देवॉन जितनी महान है। देवॉन फूल जिसे नायकों का फूल कहा जाता है। योम ने कहा कि वह फूल एक गुफा में छुपा हुआ है, बस उसकी जान बख्श दी जाए। यह सुनते ही मुजिन का खून खौल उठा। उसने गुस्से में लगभग योम को मार ही डाला। जिंदगियों का सौदा सिर्फ एक जहरीले फूल के लिए? लेकिन तभी ली चोंग ने उसे रोका। उसने ठंडी आवाज में सच बताया, असल ब्लैक पियोनी मौत को खाकर पनपती है। यही वजह थी कि योम ने इतनी लाशें जमा की थी। किसी भी आम इंसान ने अगर इसे छुआ तो वह इसकी ऊर्जा से जलकर मर जाएगा। अगर पूरा गांव मर जाता तो उनकी लाशें उसी फूल का भोजन बनती। मुझने को एहसास हुआ शायद वह और ली चोंग भी इसी बलि का हिस्सा बनाए जाने वाले थे। योम हकलाते हुए सफाई देने लगा। वह चिल्लाया कि फूल को तैयार करना बेहद कठिन है। वह तो उन्हें देने ही वाला था, लेकिन मुझने ने सवाल किया, एक गांव का साधारण डॉक्टर इतनी गहरी जानकारी कैसे रख सकता है? ली चोंग ने बिना हिले डुले फूल उठा लिया। योम दहशत से चीखा, नहीं, इसे हाथ से छूना मौत को न्योता देना है। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कह पाता, ली चोंग ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा और एक ही वार में उसका गला काट दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। ली चोंग शव पर खड़ा होकर बोला, जिंदगी और मौत का फैसला मैं करूंगा। वह झुंझलाया भी, ये घटिया डॉक्टर बार बार सामने क्यों आते हैं? सिर्फ दवा सीख लेने से कोई असली चिकित्सक नहीं बन जाता है। मुझने कुछ पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन ली चोंग ने उसे शांत किया। उसने कहा, मेरा नाम दांव लगाने से नहीं पड़ा। मैं इस फूल और शव से निकले जहर को खुद ही खींच लूंगा। तुम पीछे हटो, होंगी को लेकर सुरक्षित जगह जाओ। मुझने ने सिर हिलाकर हामी भरी। ली चोंग जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी आंतरिक शक्ति केंद्रित की और जहर को भीतर खींचने लगा। जहर बेहद ताकतवर था, मगर वह सा गया। कुछ ही देर में उसने उस जहरीले फूल को शुद्ध कर दिया और ब्लैक पियोनी अपनी असली पवित्र अवस्था में लौट आया। मुझने को एहसास भी नहीं हुआ कि यह सब प्रक्रिया कब पूरी हो गई। ली चोंग ने फूल मुझने के हाथ में देते हुए कहा कि अब यह पूरी तरह सुरक्षित है और इसे खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। मुझने ने उनका धन्यवाद किया। इस पर ली चोंग ने कहा कि डॉक्टर की साजिश को उजागर करके मुझने ने साबित कर दिया कि वह काबिल है। लेकिन मुझने ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह काबिल नहीं है, सब क्योंकि उसने पहले भागने की कोशिश की थी, फिर वापस आया तो बस एक पत्थर फेंका, और वह भी इसलिए कि कहीं लोग उसे कायर न कहें। ली चोंग ने जवाब दिया कि यहाँ तक कि हांग जी भी मुझने को ऐसे देख रहा है जैसे वह सचमुच काबिल हो। उसने समझाया कि भागने के बाद लौटना सामने खड़े होकर सब कुछ झेलने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसा फैसला वही ले सकता है जो अपनी गलती मानकर कर्तव्य निभाने का साहस रखता हो। उसने कहा, भागना शर्म की बात नहीं है। मूर्ख वही है जो कभी भागता ही नहीं। असल मायने यह है कि कोई अपने कर्तव्य से मुंह न मोड़े। फिर ली चोंग हंस पड़ा और बोला,
कि शायद वह बेवजह इतनी गहरी बातें कर रहा है क्योंकि मुझने शायद इन्हें समझ भी न पाए। लेकिन तभी मुझने ने अचानक फूल खा लिया। ली चोंग चौंक गया। क्या तुमने सचमुच इसे खा लिया? मुझने ने सिर हिलाकर कहा। हाँ, मुझे लगा यही सही समय है। ली चोंग गुस्से में बोला। अरे मूर्ख, अभी क्यों खा लिया? इसे खाने के लिए सही साधना विधि चाहिए। मुझने ने सफाई दी। आपने ज्यादा कुछ बताया ही नहीं, तो मुझे लगा कि बस अभी खा लेना चाहिए। तीनों आगे बढ़े। हाँ, घायल जियांगी को कंधे पर उठाए चला जा रहा था। ली चोंग लगातार मुझने को डांटता रहा कि उसने बिना सही साधना सीखे ही अमृत खा लिया। उसने पूछा, क्या तुम्हें डर था कि कोई इसे चुरा लेगा? मुझने ने जवाब दिया, नहीं, पर जब आपने ज्यादा समझाया ही नहीं तो मैंने सोचा कि इसका मतलब अभी खा लेना ही होगा। तभी ली चोंग ने उसे शुआन वो दिवाई कलर्ट की साधना विधि समझाई। खड़े रहो, सांस को नियंत्रित करो, शरीर का आसन सही रखो, अपने पैरों की तिल्ली मेरिडियन से आंतरिक शक्ति खींचो। ऐसा करो कि पूरी आत्मा जमीन को छूती रहे। धीरे धीरे निचले शरीर और फेफड़ों की शक्ति को मिलाकर ऊर्जा का अक्ष बनाओ जो शांजू, शी जियांग और यायांग गुण बिंदुओं से गुजरे। ये तीनों ही शुआन वू कला की अटल नींव हैं। बाकी सब इस ऊर्जा को नियंत्रित करना है। मुझने बोला, हाँ, मैं पहले से ही कर रहा हूँ। ली चोंग चल्ला उठा। चुप रहो, सही से करो। धीरे धीरे एक शक्तिशाली आभा मुझने के शरीर से निकलने लगी। ली चोंग ने निश्चय किया कि गांव पहुंचने से पहले उसे अपनी भी ऊर्जा को स्थिर करना होगा। ली चोंग ने कहा कि अगर मुझने ठीक से साधना करे तो वह सचमुच इस शक्ति को नियंत्रित कर पाएगा। मुझने काले पियोनी की अपार शक्ति देखकर हैरान था, लेकिन ली चोंग ने उसकी बात को तुरंत नकार दिया। तुम अभी तो सिर्फ सेब का छिलका चाट रहे हो और सोच रहे हो कि पूरी ताकत चख ली है। वास्तव में मुझने को अभी लंबा सफर तय करना था। ली चोंग ने उसे आदेश दिया कि जब भी मौका मिले वह शुआन वो दिव्य कला का अभ्यास करे। फिर उसने मुझने की परीक्षा ली। अगर सच में ठीक हो तो इन आदमियों में से एक को घसीट कर दिखाओ। मुझने पेट पकड़कर शिकायत करता रहा, लेकिन काफिला ज्वेल गांव लौट आया, अपने साथ बीमारी की दवा लेकर। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उनकी आंखों में उम्मीद लौट आई। दूरी से खड़े होकर हांग ने गहराई से झुककर मुझने और ली चोंग आभार व्यक्त किया। बाद में जब मुझने युद्ध कला का अभ्यास कर रहा था, ली चोंग ने उसे डांट दिया। अगर दवा की कारी में जरा भी धूल गिर गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। उसने चिढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम तलवार साधना के लिए विरोध कर रहे हो? फिर उसने हुक्म दिया कि सामान बांध लो क्योंकि उन्हें लंबा सफर तय करना है। मुझने ने विरोध किया, लेकिन अभी तो मरीजों का इलाज पूरा नहीं हुआ। क्यों ना हम 5 दिन और रुक जाएं? ली चोंग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैंने कभी यहाँ रुकने की योजना नहीं बनाई थी, सिर्फ हांगी की जिद पर रुका था। मुझने चौंक गया। उसे याद आया कि उसने पिछली रात से हांग को देखा ही नहीं। ली चोंग ने समझाया कि हांग ने बुजुर्ग माजियांगी को दफना दिया था और शायद हमेशा की तरह अब कहीं भूखा पड़ा होगा। मुझने हैरान रह गया, कैसा वीर जिसने पूरे गांव को बचाया लेकिन खुद भूखा मरने की नौबत में आ गया। उसने सोचा, भिखारियों के गिल्ड में ये आम बात है, चाहे वजह कितनी भी न्यायपूर्ण क्यों न हो। एक भिखारी जो कभी भीख मांगता था और बाद में जान लेने पर उतर आया, उसे योद्धा भी हीरो नहीं मानेंगे। ली चोंग ने उसे सुधारा, यह भीख नहीं बल्कि नजराना है। मुझने सोच में पड़ गया कि हांगी का भविष्य आखिर होगा क्या। ली चोंग ने कहा, यह तो सिर्फ वही तय कर सकता है क्योंकि यह है हत्या का असली स्वरूप। गांव वालों से विदाई लेने के बाद वे लोग जियांगी की कब्र पर पहुंचे। वहां उन्होंने हांग को देखा जो पूरी रात बिना खाए वहीं ठहरा हुआ था। मुझने ने उसे खाना दिया और पूछा, क्या तुम यहीं ज्वेल गांव में रहना चाहते हो? हांग ने सिर झुकाकर कहा, मैंने तो हमेशा यहीं रहकर गुजारा किया है, मेरे लिए जैसे तैसे जी लेना ही भिखारी का रास्ता है। मुझने ने सोचा कि सचमुच यही भी हत्या का एक स्वरूप है। उसने हांग को समझाया, चलो मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगा जहां तुम बिना डर के भीख मांग सको, वही जगह जहां बुजुर्ग मां जियांगी तुम्हें देखना चाहते थे। वह ली चोंग की ओर मुड़ा, मानो सहमति मांग रहा हो, लेकिन ली चोंग तो पहले ही आगे निकल गया था। मुझने ने हांग का हाथ पकड़ा और दौड़ते हुए उसके पीछे चल पड़ा। हांग ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? ली चोंग मुस्कुराया और चिढ़ाते हुए बोला, मुझने, तुमने अब तक एक बार भी नहीं पूछा। एक सच्चे प्रतिभाशाली को तो यह सवाल पहले ही कर लेना चाहिए था। आखिरकार मुझने ने पूछा, तो बताइए हम कहाँ जा रहे हैं? ली चोंग ने जवाब दिया, हमारी अगली मंजिल है लुयोंग।